होते हों जो मुल्क के मफाद में ना हो, तो कैसे तय हो कि इसमें से कौन वतन परस्त है और कौन मुल्क मुखालिफ है? और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि मॉरल पुलिसिंग बंद होनी चाहिए। इन्हीं सवालों के साथ आज हम शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हाँ, सवाल यह कि हुब्बुल वतनी का दिखावा क्यों? क्या कहना, जाहिर करना जरूरी है? बिना जाहिर किए हुए जो शख्स है, क्या वो हुब्बुल वतन या फिर वतन परस्त नहीं है? सिनेमा घरों में कौमी तराने को लाजमी करने के फैसले के 1 साल बाद इस पूरे मामले में एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल मरकज से कहा है कि वो इस पूरे मामले में खुद फैसला करे, हर काम कोर्ट पर नहीं थोपा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को कहा कि सिनेमा घरों और दीगर मकामात पर कौमी तराना बजाना लाजमी हो या नहीं हो, ये वो तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह भी देखना चाहिए कि सिनेमा घरों में लोग तफरीह के लिए जाते हैं, ऐसे में वतन परस्ती का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई हद तय होनी चाहिए। पूरे मामले पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत और स्टूडियो में होगा हमारे साथ एक खास पैनल। हुब्बुल वतनी क्या होती है, ये उस शख्स से पूछिए जो अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में माश की तलाश में मसरूफ है। उससे पूछिए जो सरहदों से मीलों दूर अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद करता है। उससे पूछिए जिसको बरसों हो जाते हैं अपनी जैसी बोली सुने हुए, अपना खाना, अपनी तहजीब, अपना पहनावा और अपने तौर तरीके रखने वालों से मुलाकात किए हुए। वही जानता है अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत कितनी गहरी होती है। हुब्बुल वतनी ये नहीं कि आप उठते बैठते इस बात को साबित करिए कि मैं सबसे बड़ा वतन परस्त हूँ। देशभक्ति के चाबुक चलाइए, जबरदस्ती करिए, हंगामा करिए, बंद कमरों में शोर शराबे करिए, तिरंगे वाली प्रोफाइल पिक लगाइए। हुब्बुल वतनी को साबित करना है तो मुल्क के किसानों से मिलिए, गरीबों की परेशानियों को हल करिए। ये कोशिश करिए कि कोई आपकी जानकारी में खाली पेट न सोए। अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने वतन के उन बरादरान के लिए निकालिए जो मोहताज हैं, तंगदस्त हैं, जरूरतमंद हैं। ये जज्बा अपने दिलों में कूट कूट कर भरना ही तो देशभक्ति है कि जब भी कौमी परचम के वकार और कौमी तराने की शान पर सवाल उठे, हम सब अपना सब कुछ इस पर उसी तरह लुटा दें जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने लुटाया था। इसी सिलसिले में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब कौमी तराना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभक्ति साबित करने के लिए कौमी तराने के दौरान खड़े होने की जरूरत नहीं है। अदालत उज़्मा ने मरकजी सरकार से कहा कि वो सिनेमा घरों में कौमी तराना बजाने को काबू करने के लिए कानून में तरमीम पर गौर करे। अदालत उज़्मा ने तबसरा किया कि अगर कोई कौमी तराने के लिए खड़ा नहीं होता तो ये नहीं माना जाएगा कि वो कम वतन परस्त है। वतन परस्ती के लिए बाह में पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। अदालत ने सरकार से कहा कि अगर उसे लगता है कि कौमी तराने के वक्त सभी खड़े रहें तो वो कानून बना सकती है। सरकार कौमी परचम से मुतालिक कानून में खुद बदलाव क्यों नहीं करती? हर काम अदालत के पाले में क्यों डालती है? अदालत उज़्मा ने यह भी कहा कि मॉरल पुलिसिंग को बंद किया जाना जरूरी है। आमतौर पर तल्ख और सख्त बयान देने के लिए मशहूर AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे का इस्तकबाल किया है। Why should one show patriotism in a cinema hall? Usually when people go to a cinema hall, they're going there for a very, very different purpose.
And there are many ways of showing one's patriotism, but I don't think so. You need to show your patriotism in a cinema hall, and I'm pretty much sure that will never inculcate any kind of patriotism. And so what the Honorable Supreme Court, if they have said, and the observation by Justice Chandrachud, absolutely right. I mean, are we going to wear a patriotism on our sleeve? I totally agree with the observation made by the Honorable Supreme Court Judge. लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि देशभक्ति का हंगामा खड़ा करने वालों का जवाब मुल्क मुखालिफ नारे लगा कर दिए जाएं। आजाद भारत में आजादी की आवाज उठाई जाए। सुनिए, जेएनयू से लेकर कश्मीर की वादियों तक होने वाली किसी भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी को देशद्रोही कहा जाएगा। और इसे कुचल दिया जाएगा। चलो चलते हैं मिलजुल कर, वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो मुल्क मुखालिफ सरगर्मी एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई वतन परस्त है और उसको यह जाहिर नहीं कर रहा, ये क्या कह करके ही जाहिर किया जा सकता है? क्या बोलना जरूरी है, या फिर अगर बोला भी तो वंदे मातरम कह देना क्या देशभक्ति की कसौटी है? जय हिंद कह देने से देशभक्ति नहीं साबित होती है? ये तमाम सवालात हैं और लगातार इस पर बातचीत बहुत हुई है, बहुत जो है बहस व मुबाहिसे हुए हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया तबसरा है वो कहीं ना कहीं ये बयां करता है कि लाजिम नहीं किया जा सकता किसी को, और ये फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपनी हुब्बुल वतनी यानी कि देशभक्ति को जाहिर ही करे। इसको लेकर के सरकार से भी उसने मुतालबा किया कि आप इस पर कानून बनाइए। बहरहाल तमाम जो इसके पहलू हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान नवीन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इसके अलावा एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी, और इसके अलावा हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद काशमी साहब हैं जो कि रुकन हैं AIMPLB के, और धर्मगुरु हैं हमारे साथ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी, और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ सुची विश्वास साहिबा जुड़ रही हैं जो कि कांग्रेस की तर्जुमान है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल इस बातचीत में, इस प्रोग्राम में, इस बहस और मुबाहिसा में। और नवीन कुमार जी, मैं आपसे सबसे पहले आना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया तबसरा है उसको किस तरह से कहेंगे? 16 दिसंबर 2016 को जो बात कही गई थी उससे कुछ बदलाव हैं, क्या आप इसमें डिफरेंशिएशन देख रहे हैं? और इसको लेकर के जो मरकजी हुकूमत की एक जिम्मेदारी तय करने की बात की गई है और यह कहा गया कि हमारे कंधे पर रख करके बंदूक मत चलाइए, इसको किस तरह से देखती है गवर्नमेंट? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई ऐसा वर्डिक्ट नहीं दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को केवल कहा है कि आप 9 जनवरी तक आपके पास में समय है और आप समय रहते अपना जो राय मशूरा आपको देना है अटॉर्नी जनरल के माध्यम से आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो पिछले बार में 16 नवंबर को मैं जहां तक जानता हूं 1 दिसंबर 2016, हाँ यस, ये बातें आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में कि क्या सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजना चाहिए या नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं और इस देश की बात करूं तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर भारतीय राष्ट्रगान का सम्मान करता है और राष्ट्रगान जरूर बजना चाहिए, और राष्ट्रगान बजते वक्त में हर भारतीय को सम्मान के रूप में जरूर खड़ा होकर के सैल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं खड़ा हो तो क्या वो देशद्रोही है? नहीं, देखिए इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये प्लीज बताइए। देखिए, कोई अगर विकलांग है, नहीं एक आदमी नॉर्मल है, देखिए वो एंटरटेनमेंट के लिए गया है और उसने राष्ट्रगान देखा लेकिन वो नहीं खड़ा हुआ फॉर एनी रीजन, देखिए तो क्या वो देशद्रोही है या फिर वो इस मुल्क का नागरिक है? देखिए, नागरिक तो तब पर भी है, नागरिक तब पर भी है, लेकिन सवाल है कि क्या वो मुल्क का नहीं। अगर आप आइडियलिज्म की बात करें ना, मॉरलिटी की और आइडियलिज्म की, यानी कि आदर्श स्थिति तो ये है कि हर किसी को खड़ा होना चाहिए और
मोरेवर ऐसा होता भी है जी। लेकिन अगर इक्का दुक्का लोग नहीं खड़े होते, तो मैं उस कंडीशन में पूछ रहा हूं, एक्सेप्शनल पॉइंट पूछ रहा हूं। देखिए एक्सेप्शनल पॉइंट में देखिए, कोई भी भारतीय मुल्क का कोई भी नागरिक इस देश का राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का बड़ा सम्मान करता है। बिल्कुल। और ये सम्मान हर समय करना चाहिए, और ये देश के प्रति ये उसका वफादारी और देश के प्रति उसका ईमानदारी ये साबित करता है कि वो देश के लिए मर मिटने के लिए, इस मिट्टी में मर मिटने के लिए वो तैयार है और इस देश का नागरिक है। आप देखिए बार बार उसी जगह पर आ रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूं उस पॉइंट को आप बता दीजिए ना। नहीं खड़ा हुआ, बस मुझे ये बताइए। मैं आ रहा हूं आचार्य जी आपके पास। देखिए देशद्रोही का मामला यहां नहीं आता है। यहां नहीं आता, यहां देखिए, यहां नहीं आता है। यहां सुनिए, यहां नहीं आता है ना। नहीं, सुनिए, एक विकलांग आदमी है, असमर्थ आदमी है, मैंने तो सर और डिफाइन वो खड़ा नहीं हो सकता है, नॉर्मल आदमी है, वो खड़ा नहीं हो सकता है। अगर नॉर्मल आदमी है तो उसमें अगर देश का जज्बा है, देश का मिट्टी का अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर में बातें हैं तो वो जरूर खड़ा होगा, और खड़ा होकर सैल्यूट करेगा, राष्ट्रगान का करेगा, और करते भी हैं। लेकिन बाई चांस कोई किसी फॉर एनी रीजन नहीं खड़ा होता है तो आप कहते हैं। देखिए इसमें दो बातें हैं। अब इसमें दो बातें हैं। क्या वो उसकी मानसिकता गलत है कि वो राष्ट्र को मानसिकता कैसे डिसाइड होगी ना सर? ये बातें उसको सोचना पड़ेगा ना, उसको सोचना पड़ेगा कि वो कहां से प्रेरित है। वो प्रेरित क्या आईएसआई से है, वो प्रेरित क्या विदेशी तो आप डिफाइन नहीं करेंगे ना भारत को टुकड़े करने की बात करती है? नहीं, हम नहीं करते। प्रेरित है? नहीं, सोचने वाली बात नहीं कहता है। आप सोचिए तो। सोचने वाली बात क्यों है सर? मैं तो वही पूछ रहा हूं ना कि अगर वो जा रहा है, मैं भी कह रहा हूं कि अगर वो जा रहा है, एक अच्छा शहरी है, अपने एक अच्छे शहरी होने के सारे हुकूक और फराइज अदा कर रहा है, टैक्स जमा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर क्यों? लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आपने अपनी बात कह दी और वहां पर पॉइंट भी आपने बोल दिया। लेकिन सुचि विश्वास जी, आप क्या कहेंगी? आपने सुन लिया कि नवीन कुमार जी क्या कहते हैं, और आपकी डिफिनीशन दरअसल क्या है, मैं ये भी जानना चाहता हूं। अगर नहीं खड़ा होता है तो क्या वो देशद्रोही है? जी, मैं भाजपा प्रवक्ता जी की जो संवेदनशीलता है राष्ट्रगान के प्रति, उसका सम्मान करती हूँ। आपकी भी उतनी है या नहीं? है कि आज तक नहीं, बेशक है, मगर मैं उनकी भावना का बहुत ज्यादा सम्मान इसलिए करती हूँ कि जब देशभक्ति की बात आती है, तो जब देश को आजाद कराने के लिए लोग कुर्बानियां दे रहे थे, हर मजहब के लोग, तो जेल में बैठ के माफीनामा कौन लोग लिख रहे थे। चलिए ठीक है, जो आज सुचि विश्वास जी, मैं समझ रहा था कि आप पीछे जाएंगी, लेकिन मैं आपको नवीन जी, मैं ठीक है आपको मौका मिलेगा, मैं खुद ही वही कर रहा हूँ। हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। 150 के पहले मत जाइए, तारीख पे जाते ही नहीं। नवीन जी, मैं खुद रोक रहा हूँ। नवीन जी, पहले रिएक्शन आ जाने दीजिए, रिएक्शन आ जाने दीजिए, पहले तो रिएक्शन आ जाने दीजिए। नवीन जी, मैं आपको, और देश की कुर्बानी नवीन जी देखिए सर, पहले से ही गर्मी गर्मा करने का मूड है तो फिर बात अलग है, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए। ठीक, नवीन जी जवाब आ जाए। मैंने खुद रोका, मैंने खुद टोका ना। सुनी तो आपको भी मेरी बात को ठीक है, सुचि विश्वास जी, 1950 के बाद आइए ना। नवीन जी आपसे गुजारिश है सर, 1 मिनट उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। तारीख में नहीं जाते हैं। सुचि विश्वास जी बताइए। हाँ जी, बोलिए, बताएं, जो आप अपनी बात कर रही थी पूरी करिए। जी देखिए, जो लोग राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय पर्वों को, राष्ट्रीय प्रतीकों को आज राष्ट्रभक्ति से जोड़ रहे हैं, वास्तव में उनका राष्ट्र की देशभक्ति में कितना योगदान है। लेकिन चलिए, मैं पीछे नहीं जाती, मैं आगे आती हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगा जलाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान की ऑब्जेक्शन है मैडम, ये गलत बोल रही हैं आप, नागपुर हेडक्वार्टर, आप गलत बोल रही हैं। ये वो लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर आपका देन है। आप मैं फिर टोका टोकी करूंगा, फिर आपको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी। तिरंगा जलाने की बात, तिरंगा जलाने की बात केवल कांग्रेस कर सकती है। इस देश को बेचने की बात कांग्रेस कर सकती है, और जम्मू एंड कश्मीर में आग लगाया किसका हुआ है? आपका। चलिए, इस देश को नुकसान पहुंचाने में आपका भूमिका है। ठीक है कांग्रेस सर, आप दोनों का अपना क्रेडिट आ गया। सुचि जी, मैं आपको मौका दे रहा था, लेकिन आप वही बात कह रही हैं। मैं आपका मौकिफ जानना चाह रहा हूँ। चलिए, आप मुद्दे की बात करिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करिए। कांग्रेस की बात, अगर आपको नहीं आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, कुछ फाइंडिंग अगर पढ़ के नहीं आई है तो माफी मांगिए। जवाब नवीन जी। सुचि जी, मैं आपको एक बार फिर मौका दे रहा हूं, लेकिन बहुत शॉर्ट में आप बताइए, आपकी पार्टी का मौकिफ क्या है? नवीन जी की बात आपने सुनी, आप अपनी बात कीजिए। किसने क्या जलाया, कैसे नहीं किया, 50 में क्या हुआ, वो ना करके आप अपनी बात कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल अपनी बात, राष्ट्रभक्ति को इन चीजों से जोड़ रहे हैं।
न्यू इंडिया की बात कर रहे थे, देश को आर्थिक संकट के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। योगी जी ने यहाँ नए अयोध्या की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, उपराष्ट्रपति आपका, आप राम के नाम पे मूर्ति बना रहे हैं। अब क्या जब घर घर में आपके सरपंच होंगे उसके बाद आप राम मंदिर बनाएंगे? देश को मुद्दों से भटका के ठीक है सुची जी, की राजनीति करते हैं आप। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ के मुद्दों को आप राष्ट्रभक्ति से। ठीक है सुची जी, मैं आता हूँ, मुझे और दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, आप फिंगर भी रेस कर रहे थे, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन देखिए ये मजहब से कहां जुड़ जाता है सर? अगर ये हुब्बुल वतनी देश भक्ति की बात होती है तो ये मजहब से क्यों जुड़ जाता है? सीधे सीधे उससे जोड़कर बात क्यों की जाती है? देखिए वही पहले बस सबसे पहले समझना पड़ेगा मजहब बड़ा है या देश बड़ा है। इस बात को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, जब तक वाद विवाद इसी बात पे होता रहेगा कि मजहब बड़ा है या देश बड़ा। तो सबसे पहले अगर नहीं, आप पहले आप उस बात राष्ट्रगान की बात सबसे पहले यही समझने का प्रयास करें। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आज मुझे एक बात बताइए कि आज एक बात बताइए, धर्म से कैसे आपके पिताजी आपके घर में ही पिताजी है या आपके घर में के बाहर कहीं और मिल जाए वहां भी आपके पिताजी रहेंगे? ठीक है, आपके पिताजी आपकी सब जगह पिताजी ही हैं, तो आपका सम्मान घर में भी उनके प्रति उतना ही होगा, बाहर भी कोई देखे चाहे ना देखे, हर जगह उनका सम्मान उतना ही होता है। अगर राष्ट्रगान कहीं भी, झंडा कहीं भी दिखाई देता है तो हर व्यक्ति के मन में उतनी ही श्रद्धा हर जगह होनी चाहिए। परंतु समस्या यह है कि हम मजहब को, अपनी कौम को जब उससे अलग मान लेते हैं, तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में तो इस बात को बात कर रही है, कोई भी मान सकता है जिस बात की बात, जो बात अगर आप किसी कौम के अंदर स्पेसिफिकली ये बात करते हैं। हाँ। मुझे बताइए, मौलाना ने आप मौलाना अब्दुल कलाम उनके मौलाना आजाद के बारे में बात करें तो उन्होंने भी वंदे मातरम कहा, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। बड़े बड़े देश के स्वतंत्रता सेनानी हुई है, उन सबने वंदे मातरम को खूब बढ़िया से। राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं ना आप, राष्ट्रगीत पे आ गए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, मजहब पे आइए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अंदर फर्क लाने की जरूरत क्या थी? जिस प्रकार से कांग्रेस ने जिस प्रकार से कार्य किया 1947 में संविधान परिषद के आसपास जो भी वक्तव्य बनाए गए, वहीं समस्याएं उत्पन्न कर दी गई। जब लोगों को आपत्ति नहीं थी इस बात पे, तो क्यों इस बात पे सेकुलरी सिस्टम को अननेसेसरी इस बात को थोपा गया? जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे ही इस बात पे बहस थी सब लोगों की, तो उस वक्त समझाने का प्रयास करना चाहिए था। समझाने उस वक्त कॉम्प्रोमाइज किया गया। जब कॉम्प्रोमाइज की राजनीति जब आ जाती है, तारीख पर अब हम यहां आते हैं जरा। ठीक है, यहां कॉम्प्रोमाइज के ऊपर देश मौलाना एजाज मैं आपसे आऊंगा, लेकिन इस पर जरा मैं चाहूंगा सुची जी आप जरा अपना जवाब दें। आपने ये बखेड़ा खड़ा किया, तारीख आपके ही तरफ से गलत हो गई। देखिए मजहब को देश से जो भी जोड़ रहे हैं, जिनकी राजनीति, मैडम आपने जोड़ा, आपने सबसे पहले तो आप लोगों ने गलती करी 1947 में। एक एक चीज को बखेड़े तमाम आपने लोगों ने खड़े किए। जिस प्रकार से तुष्टिकरण की नीति तब से आपने शुरू करी, और उसके बाद से अगर हम तुष्टिकरण की नीति तब से आरंभ ना करते तब कुछ और चेहरा होता। अंबेडकर साहब ने हर चीज को एक अंबेडकर का सहारा आप हमेशा लेने का प्रयास करते हैं, परंतु आप लोगों ने अंबेडकर के नाम को लेकर जिस प्रकार से राजनीति सदा करी है, तो आपको यह बात समझनी चाहिए। आपने देश का समस्याओं को आप लोगों ने खड़ा किया है। 1947 में आप लोगों की कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी मैडम। 1947 में जो लोग सिलेक्ट होकर आए थे वो नॉमिनेटेड थे, कोई इलेक्ट होकर नहीं आए थे। जो पहली बार इलेक्शन नहीं हुआ था, आप लोगों को बिठाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बिठाया गया था, और उसके बाद समझकर आप लोगों ने जो कार्य किया है उसको आप लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है पूरे देश को। जब तक आप तुष्टिकरण की नीति बदलेंगे नहीं, आप इस देश को बदलना चाहते हैं तो देश सर्वोपरि है। भारतीय संस्कृति कहती है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी। जब तक आप इस देश को आप जैसे लोगों ने देश को बर्बाद किया है, आप लोग सुधरने का प्रयास नहीं करते। अगर मुझे एक बात बताइए कि आप आज बात चल रही थी, आज आपने अभी डिबेट में एक बात उठाई कि अगर नथुराम गॉडसे ने वहां पर मर्सी पिटीशन डाली, मर्सी पिटीशन में आपको क्या दिक्कत है? अगर एक व्यक्ति मर्सी पिटीशन की बात करता है, मर्सी पिटीशन में आपको क्या दिक्कत? आज आप लोगों ने केवल राजनीति करने का प्रयास किया, आप लोगों ने किया है। आपको समझ लेना चाहिए पत्थरबाजी नवीन जी, आचार्य जी, ठीक है, सुची जी, ठीक है, आचार्य जी मैं आता हूँ, जरा एजाज साहब से भी पूछ लेता हूँ। चलिए ठीक है, मौलाना एजाज, मौलाना ठीक है, माफ कीजिएगा, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, मुफ्ती साहब, चलिए ठीक है, बोफोर्स की बात नहीं हो रही सर। आपने इस देश के क्या कुछ नहीं खाया, इस देश का चारा आपने खाया, आचार्य विक्रमादित्य घास आपने खाई, चलिए ठीक है सर, ठीक है, देश में समस्त चीजें आप लोग खा गए, उसके बाद आप पॉइंट पे रहते हैं सर। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बात बदन परस्ती की हो रही है। ठीक है नवीन जी, ऐसे मुझे
ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी। आप बताइए, ठीक है। आचार्य जी, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ठंडा, नवीन जी थोड़ा ठीक है, जंग रहेगी, ये किसका नारा है? नवीन जी आपको समझना चाहिए, अगर आपके जितने बड़े बड़े नेता हैं उन सब लोगों ने जो व्यवस्थाएं करी है, आज हिस्ट्री उसकी बात की सब किसी की बात जान नहीं रही है। आचार्य जी बात नहीं जा पा रही है। आचार्य जी आपकी बात जा नहीं रही है, आपकी बात नहीं जा पा रही है। ठीक है सुची जी, सुची जी मैं आता हूँ। आचार्य जी ठीक है, ठीक है, मैं 1 मिनट रुक जाइए। सुची जी ठीक, मैं आता हूँ। सुची जी 1 सेकंड, सुची जी ठीक है, ठीक है। आचार्य जी तो व्यवस्थाएं गलत हुई, उसी वक्त समस्त मुफ्ती साहब ये बताइए, मुफ्ती साहब ये बताइए, ये मजहब की बात राष्ट्रभक्ति में, वतन परस्ती में, हुब्बुल वतनी में आ कहां से जाती है? मैंने आचार्य जी से पूछा, लेकिन वो सीधे मजहब से ही जोड़ करके वो बात कर रहे हैं। कहां से वतन परस्ती के साथ मजहब जोड़ता है, मुझे ये आपसे समझना चाह रहा हूं। और इसको लेकर के कई बहसों में, कई बातचीत में आप इसमें शामिल रहे हैं, क्यों जोड़ा जाता है इसे? मैं बहुत कम शब्दों में मात्र 2 बातें कहूंगी। या मोहब्बत से मैं आ रहा हूँ सुची जी, आता हूँ आपके पास। एजाज साहब, बता दीजिए, ठीक है, एजाज साहब की बात आ रही है। आप पहले बता दीजिए बात को। नवीन जी, जब तक ये डिस्कशन नहीं पूरा होगा कि देश बड़ा या कौम बड़ी, ठीक है, मेरा धर्म बड़ा है या देश बड़ा है, पहले तो इसी बात पर कांग्रेस वाले धर्म से बात को समझ के जरा जी, कांग्रेस वाले धर्म से जोड़ते हैं। आप धर्म के चश्मे को हटा दीजिए और देश को पहला करिए। देखा जाए कि राष्ट्र बड़ा या किसी व्यक्ति का धर्म बड़ा है, धर्म के देश को लेकर चलेंगे और देश का विकास राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्र को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने इस बात जब तक देश के टुकड़े टुकड़े बाहर कर देश को ग्रहण की ओर नहीं ले जाएंगे, आप लोगों ने जिस प्रकार तब तक इन लोगों को समझ नहीं आएगी। पिछले 60 सालों में अपनाई है, उसी कारण से आज ये सारा वक्त आचार्य जी, ठीक है, पिछले 3 सालों में आपने देश के जितने टुकड़े कर दिए। अरे क्या देश की जनता करे? पहली बात तो डीरेल है, आप लोगों ने पूरी तरह से डीरेल हो रहे हैं। केवल अपनी हम लोग अपने टॉपिक पर नहीं है आचार्य जी, टॉपिक पर भटक रहे हैं। फिलहाल मैंने मुफ्ती साहब से जो सवाल पूछा उसका जवाब लेने दीजिए। मुफ्ती साहब आपका जवाब। अतिरिक्त ज्ञान है। ठीक है, सुजी जी बात में आता हूँ। देखिए, हुब्बुल वतनी यकीनन मोहब्बत का ताल्लुक इंसान के दिल से होता है। उसको नवीन जी ने जो जवाब दिया था उसका भी जवाब आपसे चाहूंगा, जो बात कह रहे थे। बिल्कुल, वो भी मैं जवाब दे रहा हूँ कि मोहब्बत का ताल्लुक हमेशा दिल से होता है। उसके इजहार की जरूरत नहीं होती है कि हमको इजहार करके दिखाना है कि ये कैसे और वह कैसे। तिरंगा का हम एक टोपी पहन लें या तिरंगे का कपड़ा पहन लें तो उससे कोई मोहब्बत का इजहार नहीं होगा। हर इंसान जिस जमीन पर रहता है उससे उसका मोहब्बत फितरी बात है। उससे इंसान अपनी जमीन से मोहब्बत नहीं करेगा तो दुनिया में किस चीज से नहीं बोल रहे, जाहिर भी करना जरूरी है। नहीं, जाहिर कहा जाता है हम कह रहे हैं ना ठीक कि ये एक तरीके से एक सर्टिफिकेट मांगना होगा। नहीं, अभी आचार्य जी जो इशारा कर रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी आचार्य जी जो इशारा कर रहे हैं, आपको वंदे मातरम या तो कहने आप लोग बोल लीजिए, मैं खामोश हो जाता हूँ, या तो मुफ्ती साहब देखिए, कम से कम राष्ट्रीय, कम से कम हुब्बुल वतनी और राष्ट्र से मोहब्बत करने पर जो ये डिबेट हो रहा है इसको थोड़ा सा सीरियस डिबेट कर लीजिए, जितने भी सीरियस थे, आप डिबेट कर मान के लीजिए चले, उन ताकि सब किसी लोगों हम ने नतीजे पर राष्ट्र के पहुंच प्रति सके। समर्पण किया नहीं देखिए, किया? दूसरे अब या तो वो पढ़े लिखे नहीं थे अरे या आप प्लीज, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आचार्य जी वो अभी जवाब दे रहे हैं। अरे बहुत भी सारे जवाब दे पॉलिटिकल इश्यूज क्या पॉलिटिकल बात करते हैं? सुनिए ना, देश सबसे जवाब- पहले है ना, पहले जब- पॉलिटिकल बात नहीं आप आगे, बोलने नहीं देते, राजनीति इस बात तरीके होनी से नहीं बात चाहिए। आदमी जी, देश- भारत देश- माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है? मादरे वतन की बात वंदे मातरम कहने में क्या आपत्ति मैं कान को बंद कर लो, कान में मादरे रख वतन लो। जो है, मादरे वतन कोई हिंदी का शब्द नहीं है। मादरे वतन जो शब्द आया है वो उर्दू का ही है और वहीं से निकला है। मादरे वतन सबसे बड़ी चीज कही गई है इसको हर जगह में। बस हो गया, अब मेरी बात भी सुन लेंगे जरा सा 2 मिनट। नहीं आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए, लेकिन आप वॉइस तो करके मत बोलिए। धर्म के चश्मे से मत जोड़िए राष्ट्रगान को, बीच में मत टोका अनुरोध ही है आपसे। पॉलिटिकल कोई टॉपिक नहीं है, बहुत ही ये कम से कम ये जो टॉपिक है उसका भी आप रेस्पेक्ट कीजिए, ये भी राष्ट्र का रेस्पेक्ट है। अरे हम तो अगर इसको इसका नहीं सलूट रेस्पेक्ट करते कीजिएगा हैं तो क्या होगा? आप मुझे भी जरा हैरत होती सम्मान है करना कि सीखिए जिस कि तरीके से ओवैसी धर्म जी के कहते नाम हैं कि पर बाई चॉइस इंडिया में है। अब आप ओवैसी बोल जी लीजिए। आपके कहते हैं कि बाई चॉइस इंडिया में है हम। अब इसका हम जवाब जवाब- आप देंगे? हाँ, सबका जवाब देंगे, सुनने की कोशिश करेंगे तब तो। हम तो इस मातृभूमि सुनने के की- हैं सुनने और की यहीं कोशिश मिटेंगे, करेंगे यहीं तुम तो। मरेंगे। आपके ओवैसी साहब बाई चॉइस इंडिया में है। बस वो हो तो गया। कहते हैं कि पाकिस्तान और 2-4 क्वेश्चन है, और 2-4 क्वेश्चन वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसका भी क्वेश्चन जवाब है। दे दीजिए साथ ठीक में। है, नवीन ठीक है। जी जरा जवाब तो ले लेने देते हैं जी। मुझे हैरत होती है कि वो लोग जो है हुब्बुल वतनी की बातें करते हैं, राष्ट्रीय गान की बातें करते हैं, राष्ट्रीय गीत की बातें करते हैं, जो खुद राष्ट्रीय पिता को नहीं बख्श सके। राष्ट्रीय पिता के हथियारे लोग आज जो है राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं। जाकिर नाइक को एक मिनट शांति मेरी का बात दूत सुनने बनाने दीजिए, वाले। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, मैं आपको मैं नहीं आता कह रहा हूं। हूं। मैं इतनी आपको देर नहीं- से- आप प्रज्ञा जी, मैं राष्ट्रीय आपको पिता के वैसे हथियारे नहीं उठाते हैं। आप हथियारे राष्ट्रपिता के ठीक क्यों है। बोल रहे हैं आप? प्रज्ञा जी, आप खामोश रहिए, आप ये नहीं एक हथियारे। सोशल मेरी इशू बात- है मेरी बात पूरी और- होने दीजिए। नहीं प्लीज, मेरी बात हाँ, नहीं ठीक है, पूरी। ठीक है, बिल्कुल, देखिए, मैं जा भी रहा हूं धर्म से कि जोड़ आप करके अपनी बात हमेशा पूरी देखा कर पाएं। जाता है हाँ। हिंदुस्तान हमारा मुल्क
इसकी खूबसूरती ही जो है ना यहाँ का धर्म रहा है। यहाँ के मुख्तलिफ मजाहिब के लोग, मुख्तलिफ तहजीब के लोग, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। अगर मजाहिब नहीं होंगे, तहजीब नहीं होगी, कल्चर नहीं होगी, हमारा मुल्क क्या रहेगा, मुल्क की खूबसूरती क्या रहेगी। इसलिए हमेशा जो है धर्म को और राष्ट्र को, दोनों को दो आंख की तरह से देखना चाहिए कि एक आंख के बगैर जिस तरीके से राष्ट्र नहीं हो सकता, वो एक आंख के बगैर जो धर्म नहीं हो सकता। दोनों बिल्कुल कंपलसरी है किसी भी राष्ट्र के कंप्लीट होने के लिए। चलिए ठीक है, ये बात आगे मैं इस पर जवाब दूंगा, लेकिन दूसरी बात जो चीज जो आज इसके कौमी तराने के ताल्लुक से बातें आ रही है, कौमी गीत के दोनों में फर्क समझना होगा। एक कौमी तराना और कौमी गीत है, आज की बातें नहीं है ये। इससे पहले भी मतलब सुप्रीम कोर्ट कई बार उसका ऑब्जर्वेशन आ चुका है। मैं इस पर फर्क जो है गोवा में ब्रेक से ठीक आने के बाद आपसे समझूंगा, लेकिन प्रज्ञा बहुत आपसे मैं बहुत शॉर्ट में चाह रहा हूं, ये जो पूरी डिबेट देख रहे हैं ये क्यों आखिर देशभक्ति और मजहब आमने सामने क्यों आ जाता है, दोनों साथ में क्यों नहीं चलते? देखिए बड़ा दुख होता है देख के कि जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो मजहब आ जाता है, पॉलिटिक्स आ जाता है या लाया जाता खड़ी हो जाती है, तो शायद जानबूझ के लाया जाता है और ये गलत है। जैसे कि आचार्य जी भी कह रहे थे कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, मतलब कि जो देश है उसको वो गरिमा दी गई है जो एक माँ को दी जाती है। और ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, ये हर धर्म में यही है कि जो देश है उसको माँ के दर्जा दिया गया है। और माँ कहीं पे भी मिलेगी, आप माँ का आदर करेंगे, माँ का सम्मान करेंगे, माँ को। और जरूरी नहीं है, जो कहा जाता है कि हमें दिखाने की क्या जरूरत है, तो कई बार दिखाना भी बहुत जरूरी है। जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं कि आप चप्पल पहन के मंदिर में या मस्जिद में मत जाओ, इसलिए सिखाया जाता है कि उनको आदर करना सिखाया जाता है। अगर हम ही उन बच्चों के सामने हमारा नेशनल एंथम हो रहा है और हम खड़े नहीं हो रहे हैं तो वो बच्चे क्या सीखेंगे उसका आदर करना। तो कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। क्या रिजिडनेस है कहीं ना कहीं लेकर के, क्या कुछ मजहब के लोग इसको लेकर रिजिड हैं और क्या उन्हें इसका हक नहीं है कि वो अपनी बात कह पाए? रिजिडनेस भी गलत है। अगर आप मुस्लिम लॉ में भी आते हैं, अगर आप हदीस पढ़ेंगे, रिजिडनेस गलत है, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। मैं आता हूं, ठीक है प्रज्ञा जी, मैं आता हूं, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से लौटेंगे और इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। तो ब्रेक से एक बार फिर से हम वापस लौट आए हैं और हम आज का मुद्दा में बात कर रहे हैं हुब्बुल वतन यानी कि देशभक्ति की। क्या इसे दिखाना, जाहिर करना जरूरी है? और मुफ्ती इजाज, मैं आपके पास आना चाहता हूं सर कि एक रिजिडनेस यानी कि कट्टरपंथी की बात बार बार मुस्लिम मजहब, मुस्लिम उलेमाओं पर आती है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं रिजिडनेस है। अगर आप मादरे वतन की बात कर रहे हैं तो मां का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है, वंदे मातरम में वंदे शब्द से आपको एतराज हो सकता है, लेकिन भारत माता की जय कहने में आपको क्या दिक्कत होती है? आप सब जानते हैं कि नियत पर डिपेंड करता है पूरी तरह से इस्लाम। तो मां के तौर पर आप उसे मान रहे हैं या फिर आप पूज रहे हैं एक देवी के तौर पर, ये तो आपकी नियत है ना सर। नहीं, ये आप बताइए कि क्या मोहब्बत का इजहार सिर्फ हिंदी जबान ही में हो सकता है, उर्दू में और दूसरी जबानों में मोहब्बत का इजहार तो आप क्या कहेंगे? भारत माता की जय की जगह पर आप अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं उसी का उर्दू तर्जुमा, तो क्या उससे मोहब्बत का इजहार नहीं होता? उर्दू तर्जुमा हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं आ रहा, मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद कह दीजिए, क्या उससे क्या मोहब्बत का इजहार? तो भारत माता की जय कहने में, हिंदी में कहने में दिक्कत क्या फिर? क्यों किसी लैंग्वेज को या किसी चीज को आप किसी के आप ही की बात में मैं पूछ रहा हूं ना, आपको किसने दे दिया? सवाल ये है, सवाल ये है धर्म के चश्मे से सवाल ये है हिंदी और आप उर्दू में मादरे वतन जिंदाबाद कह सकते हैं, नहीं हिंदी में मौलाना से उम्मीद नहीं करता हूं कि एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट। नवीन साउथ इंडिया के ये हिंदी भी हमारा जो है राष्ट्रीय लैंग्वेज है, ठीक है। साउथ इंडिया के लोग हिंदी नहीं बोल सकते, उनकी जबान में हिंदी नहीं है, तो क्या वो राष्ट्रीय नहीं है? क्या वो लोग ठीक है प्रज्ञा जी, मैं आ रहा हूं, ठीक है, एक एक करेंगे। दूसरी बात ये हम इनको क्यों, ये हमसे
ये उम्मीद करेंगे हम इनके ऊपर जबरदस्ती कहेंगे कि आप हिंदुस्तान जिंदाबाद करो, आप मातृ वतन जिंदाबाद करो, आप जबरदस्ती ये क्यों होता है? नहीं, कोई किसी के मुंह में कोई बात अपनी क्यों डालेगा? मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है, आदमी दिल से उसका इजहार करेगा। अपनी बात कहिए। मौलाना साहब को एक बात बताना आचार्य जी आ रहा हूं। मौलाना साहब, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और आपको मैं बता देता हूं कि उसमें मातृत्व का यानी मदर का 2 बार नहीं 4 बार जिक्र है। अगली बात सुनिए, मातरम। यस, मातरम। इंडोनेशिया जो इस्लामिक कंट्री है, उसमें स्कूल में बच्चों की जो शिक्षा होती है उसमें राम और सीता का पाठ पढ़ाया जाता है। आप जरा सर्च करके सुनिए ना, आपको इंडोनेशिया जाने की जरूरत है। आप सुनिए प्लीज, सुनिए, उस वक्त आप ही को सुनना है, ये सारी हिस्ट्री सुनाने की जरूरत नहीं। राम और सीता का पाठ के लिए सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, नवीन जी सुनिए, सुन लीजिए नारा लगाने में आपको मुफ्ती साहब, अरे जवाब तो सुन लीजिए, इसी पर तो ये तो मुझे हैरत होती है। आप वंदे मातरम कहने में आपको ना आपको पता होना चाहिए। अरे वंदे मातरम आपको याद है? जरा पढ़ के सुना दीजिए, वंदे मातरम सुना दीजिए जरा पढ़ के। मैं चैलेंज करता हूँ, वंदे मातरम सुना दीजिए। आप बहुत बड़े राष्ट्रीय आप भक्त आ गए हैं, वंदे मातरम सुना दीजिए इसी जगह। बिल्कुल सुनाइए वंदे मातरम। नवीन जी हो जाए इस पर, सुना दीजिए वंदे मातरम। बहुत राष्ट्रीय भक्ति का दावा करते, सुनाइए, चलिए सुनाइए। देखिए, नहीं देखिए, नहीं सुनाइए। आप देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, सुनाइए। आप मेरे साथ गाएंगे? हाँ गाएंगे आपके साथ, सुनाइए पूरा, सुनाइए पहले, उसके बाद हम गाएंगे। आप पहले गाएंगे, पूरा सुनाइए। आप गाएंगे, पूरा सुनाइए पहले, आप गाने को तैयार हैं? पहले पूरा सुना। आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप सुनाइए। हाँ बिल्कुल गाएंगे, आप गाइए। हाँ गाएंगे, मेरे साथ खड़ा हो जाइए। नहीं पहले पूरा सुनाइए, आप सुनाइए, खड़ा होकर के सुनाइए पूरा। आप खामखा के बेगर मतलब के बेतुके के बात कर रहे हैं। सुजलाम सुफलाम वंदे कहाँ चले गए? यही है, ये तो तौहीन कर रहे हैं आप, ये इहानत कर रहे हैं। आप पर राष्ट्र विरोधी का आप पर एक्ट लगेगा अभी। आप राष्ट्रीय सॉन्ग के साथ। सर मैं नहीं चाहूंगा कि नेशनल टीवी पर नवीन जी, ठीक है नवीन जी मैं रोकना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि नेशनल टीवी पर। मैं समझ गया कि आपको याद नहीं है, गलत बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ गाइए। हम क्यों गलत गाएंगे? पहले बात चलिए, इनको समझ में आ गया, दुनिया देख रही है कि राष्ट्रीय कर रहे हैं, इनको याद है। आप दोनों को रोक रहा हूं मैं। दूसरी ठीक है सर, ठीक है, ऐसे नहीं होगा ना सर, बातचीत आप ही लोग लड़ देंगे। अब मैं जवाब, सिर्फ आप ही लोग लड़ रहे हैं। अब मेरा जवाब ठीक है नवीन जी, और मैं अपने नाजरीन से कहना चाहूंगा और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कहना चाहूंगा कि हम यहां पर अगर बातचीत कर रहे हैं देशभक्ति की, अगर कोई अपनी तरफ से कोई बात साबित करने की कोशिश कर रहा है तो वो चैनल का मौकिफ नहीं है। अगर राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय कौमी तराने की यहां पर किसी भी तरह की बेहुरमती होती है तो चैनल इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मैं आचार्य जी से पूछना चाह रहा हूं, आचार्य जी आप बताइए, नवीन जी ने क्या सही गाया? नहीं, कोशिश करें, इसको याद करने का प्रयास करें, परंतु याद करना कोई पैमाना नहीं है राष्ट्रभक्ति। आप बताइए सर क्या है? आप कोशिश ये करें। मैं चाहूंगा आचार्य जी आप गा दीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। कोशिश ये करें हम इस बात को पूरा नहीं गया। बहुत सारे मैंने कहा नवीन जी मैं एक बार पूरी तरह से मौका दे रहा हूं। एक आचार्य जी चलिए, आज इसी पर अगर बात हो रही है और यही पैमाना है, अगर हम ये मान लेते हैं कि यही पैमाना है तो जरा इस पर हम कसौटी पे ले लेते हैं। नवीन जी मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा। नवीन जी आप बताइए। ठीक है आचार्य जी मैं आ रहा हूं। नवीन जी अगर कुछ गलत हुआ है आप गा दीजिए। आप मैं गा देता हूं। हाँ, लेकिन एक शर्त है। सर शर्त के साथ नहीं, राष्ट्रभक्ति शर्त के साथ नहीं हो सकती सर, हुब्बुल वतनी शर्त के साथ नहीं हो सकती। नवीन जी मैं ये कह रहा हूं हुब्बुल वतनी शर्त के साथ नहीं हो सकती है। आप अपनी साबित कीजिए, मौलाना मुफ्ती एजाज खातमी साहब अपनी साबित करेंगे। मौलाना साहब को मैं कहना चाहता हूं कि मौलाना साहब हमारे साथ गाएं। ठीक है आप कह रहे हैं वो मानेंगे नहीं मानेंगे बात की बात है, आप अपनी बात कीजिए। बात क्यों मानेंगे भाई, हम अपने तौर पर चलिए, कोई नहीं बोल रहा है। नवीन जी वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मलयाम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम पुलकिसता सुमिता दुमल सुनामीम सुहासिन सुमंद्र भूस्मानी वंदे मातरम। चलिए ठीक है, अब मैं सीधे
क्या कहते हैं आचार्य विक्रमादित्य साहब, आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना, और देखिए ये कहने की बात नहीं है, ठीक है, अगर उन्होंने कहीं हिंट लिया, मैं समझ गया, ठीक है, नहीं, ठीक है मुफ्ती एजाज, मैं समझ रहा हूं कि उन्होंने हिंट लिया, कोई बात नहीं है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन कोशिश की उन्होंने, मैं इसके लिए उनका कम से कम खैर मकदम करता हूं, उसके लिए उनको क्लैपिंग करता हूं। लेकिन आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, क्या कहीं गलती हुई? अगर गलती हुई है तो प्लीज उसे करेक्ट कीजिए। अब आप देखिए पूरा सर पूरा करिएगा। ये देश ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज जगह जगह पर जाती है। मैं समझ रहा हूं उस बात को। व्यक्ति संस्कृत भाषा में अगर बहुत अच्छे से बोल पाए, मैं खुद भी नहीं हूं सर, नहीं है। अब मैं उर्दू नहीं जानता हूं, मैं इंग्लिश, मैंने इसीलिए क्लैपिंग की सर, उनके जज्बे के लिए क्लैपिंग की है, लेकिन आप उसको करेक्ट कर दीजिए सर। मैं चाहता हूं कि एक बार आज कम से कम ये सही तरीके से गा लिया जाए, ऐसा ना हो कि ये हो कि हाँ यहां पर इसकी कोशिश हुई और वो गलत तरीके से हुआ। सर नहीं, आप कोशिश ये करें, देखिए उसको संस्कृत में हर जगह मिलता है, इस बात को लिए आप उसको हर जगह मिलता है। मैंने ये कहा कि कोई याद करना कोई पैमाना नहीं है कि आपको राष्ट्रगीत आता है कि नहीं आता। चलिए सर, मैं बस इसी से पूछना चाहता हूं ना सर, अब यही से पूछना चाहता हूं, अगर याद करना पैमाना नहीं है तो कहना कैसे पैमाना हो सकता है? पैमाना है सम्मान करने की बात तो सम्मान कौन नहीं कर रहा, आप मुझे बताइए। करने की बात है कि वहां ये कहा जाए कि ये हमारा राष्ट्रगीत नहीं है, ये हम इसको नहीं गाएंगे, ठीक है, बात वो है। मुफ्ती एजाज आपका जवाब, ठीक है, जिस बात को उठाने का प्रयास नवीन जी ने जो बात कही उस पर आप क्या कहेंगे? वंदे मातरम बोलेंगे, असल में मुझे तो बोलने ही नहीं, आप जवाब नहीं रहे ना, अब जैसे कोई नहीं बोल रहा था। वंदे मातरम बड़ा मुफ्ती एजाज, ठीक है, आचार्य जी, ऐसे उनके साथ गलत होगा, उनके साथ गलत होगा। एजाज साहब को बोलने देते हैं, बार बार उनकी बात कट जा रही है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई ये कहे कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। ठीक है, ठीक है, आपने कमिट किया था ना, ठीक है, ठीक है, मैंने कहा था ना नवीन जी, मैंने कहा था कि वो अपनी साबित करेंगे। नवीन जी, मैंने कहा था कि आप अपनी साबित कीजिए, वो अपनी साबित करेंगे। अब मैं उनको मौका देता हूं, कोई नहीं बोलेगा। एजाज साहब देखिए, अब आप अपनी साबित कीजिए। पहली बात तो जो उन्होंने इजिप्ट और मलेशिया वगैरह की बात की, नहीं, मैं आपको डायरेक्ट उस पर ला रहा हूं, फिर उसके बाद उस पर जाते हैं सर, इधर से उधर। राम और सीता का पाठ करना, जवाब, राम और सीता का पाठ करना या उसको पढ़ना या उसको स्टडी करना स्कूल में, मेरे घर में भी सीता और बाइबल और गीता बहुत सारी किताबें रखी हुई है, मजहबी किताबें। ये कौन सी गलत बात है भाई? एकदम पढ़ना चाहिए, मजहबी किताबें पढ़नी चाहिए। वंदे मातरम बोलेंगे, सारे वेद पढ़े हुए हैं। वंदे मातरम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं पूछ रहा था, उस बात से मैं दोबारा आ रहा हूँ। नवीन जी, मैं वंदे मातरम की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं वंदे मातरम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, नवीन जी एक सेकंड मुझे मौका दीजिए। नवीन जी मुझे बोलने दीजिए। ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना, मेरी बात सुनिए। नवीन जी एक मिनट, नवीन जी, भारत माता की जय बोलेंगे। मुफ्ती एजाज साहब, नवीन जी, हाँ मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, नवीन जी, ऐसे देखिए कोई बहस नहीं हो पा रही है। नवीन जी ऐसे कोई बात नहीं होगी। नवीन जी आप मुझे मौका दीजिए। नवीन जी का एक सेकंड आप रुकिए। नवीन जी, एजाज साहब मुझे जवाब दीजिए। मुफ्ती एजाज साहब मेरी बात सुनिए। आप अगर मादरे वतन जिंदाबाद कह सकते हैं यह मान करके कि मादरे यानी कि मेरी मां पैदा करने वाली मां हो सकती है, रहने वाली मां हो सकती है, आप देवी नहीं कंसेप्ट कर रहे हैं, तो भारत माता की जय में माता क्यों आप देवी को कॉन्सेप्ट करते हैं? आप भारत माता की जय क्यों नहीं कह सकते? भारत माता की जय आप वंदे मातरम पे मैं आ ही नहीं रहा हूं। इनसे भारत माता की जय बुलवाइए। अरे आपके कहने से हम बोल देंगे, आपकी गुलामी में रहते हैं क्या? आपत्ति है आपकी गुलामी में? आप उनके कहने से मत बोलिए। भारत माता के नाम से कोई देवी नहीं है, ये बता देंगे। सारे धर्म गुरु बैठे, भारत माता देवी का नाम है। मानते हैं कि नहीं? भारत का संविधान में कहां पर लिखा हुआ भारत माता की जय करने के लिए? मैं एक सेकंड मैं रोकूंगा। एक मिनट नवीन जी, एक सेकंड नवीन जी, मजहब के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूं ना, मजहब के ताल्लुक से बात कर रहा हूं। एजाज साहब, मुफ्ती एजाज साहब, नवीन जी आपकी माफी मांगने से कुछ नहीं हो जाएगा, मेरी बात सुनिए। नवीन जी एक सेकंड, मैं मुफ्ती साहब मजहब के ताल्लुक से ही पूछ रहा हूं। मैं आपने कह दिया कि भारत माता एक देवी मानी जाती है, आप ये बताइए कि ईसाई मजहब के हिसाब से भगवान का बेटा माना जाता है ईसा अलैहिस्सलाम को, और आप ईसा सलाम को एक पैगंबर मानते हैं। यहां कैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं? आपका अकीदा होता है ना सर, यहां पर अकीदा, आपका नियत, आपका पैगंबर तो हम मानते ही हैं। तो बस वही मैं पूछ रहा हूं ना, वो बेटा मानते हैं आप
लेकिन वो यहाँ बेटा पर मानते जिस हैं, देवी को हम- आप पैगंबर मानते लेकिन जिस हैं, देवी ये को माता मानते हैं, आप अपनी मां मान क्यों नहीं सकते हैं? जिस देवी को हम मानते ही नहीं है उसके हम जय कैसे कहेंगे? तो क्यों? इसका मतलब आपने ये देवी देवता का भारत माता एक देवी का नाम है और उस देवी की जयकार कर रही है। ये हिंदुस्तान की या भारत की जयकार कर रहे हैं, ये देवी की जयकार कर रहे हैं। चलिए, देवी देवता की जयकार करते हैं। थोड़ा कूल करते हैं माहौल को, माहौल को थोड़ा कूल करते हैं। देखिए, भारत माता की जय या फिर इस तरीके की हिंदुस्तान जिंदाबाद, देश को तोड़ने की बात यहाँ पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी की हो गई है। मुझे लगता है ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जा रहे हैं हम लोग। ब्रेक से लौटेंगे, थोड़ा माहौल को भी शांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े का मौजू नहीं है, बल्कि समझने का और आपस में मिल बैठ के सुलझाने का मौजू है। ब्रेक के बाद कोशिश एक बार फिर से इसी पर।
चलिए ब्रेक से हम एक बार फिर से वापस लौट आए हैं और ब्रेक से पहले बहुत गहमा गहमी गर्मा गर्मी भी हुई कि आखिर कौन वतन परस्त है कौन नहीं। अगर कोई कौमी गीत को याद नहीं कर पाता या बोल नहीं पाता वो पैमाना नहीं है तो क्या जाहिर करना पैमाना है? मैं इस पर आ रहा हूं और आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे देखिए, कौमी तराने को लेकर के कोई भी किसी भी तरह का तनाजा नहीं है और किसी भी मुसलमान, अगर मजहब की बात करें और हिंदू मुसलमान की बात करें तो राष्ट्रगान को लेकर के उसको कोई एतराज नहीं होता मुसलमान को। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम वंदना को लेकर के होता है, अगर तो वंदना को लेकर के अगर हो रहा है तो क्या उनका एतराज जायज नहीं है? क्योंकि अगर हम सभी जानते हैं कि इबादत और एहतराम में एक माइन्यूट फर्क है। इबादत सिर्फ मुसलमान अल्लाह की करता है और एहतराम वो सबका करता है। देखिए, वंदना शब्द का मतलब है वंदन करना, उनकी जयकार करना, उनके प्रति सम्मान का इजहार करना। वंदना का मतलब इबादत करना या पूजा करना कतई नहीं है। सम्मान का समर्पण वंदना के रूप में किया जाता है। और बाकी समस्या यह है कि ये जो कह रहे हैं कि भारत माता एक नारी के रूप में इबादत, बुत परस्ती के संबंध में बात की गई है, तो भारतीय संस्कृति उसका आप इसको कैसे समझाएंगे? फिर पूरे मुस्लिम तबके को कैसे समझाएंगे कि वंदना करना दरअसल इबादत नहीं है, एहतराम है? क्या आप समझ पा रहे हैं मुफ्ती इजाज साहब? आज अगर शब्दकोश देखिए, जब तक मैं एकदम दोनों लोगों पर ही छोड़ रहा हूं, आप दोनों लोगों पर है। देखिए, जब तक शब्दकोश, आज समस्या क्या है कि जब तक शब्दकोश को आप पढ़ेंगे नहीं, शब्दकोश में जाकर एक शब्द का अनेकों अनेक व्याख्याएं की गई हैं। जब शब्दकोश में जाकर आचार्य जी वंदे मातरम के अंदर जलवायु के संबंध में की गई, जलवायु इस देश की इतनी सुरमय है, पानी यहाँ का इतना मधुर है, आपने समझाया कि वंदना का मतलब एहतराम है। क्या समझ पा रहे हैं मुफ्ती इजाज साहब? अब मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि एहतराम का मतलब क्या होता है साहब। समस्या वही है, एहतराम का मतलब सम्मान, सम्मान और मुझे उर्दू नहीं आती इतनी ज्यादा। सम्मान करना, सम्मान। अब इबादत नहीं है वंदना, वंदना का मतलब इबादत नहीं है। वर्शिप या ग्रेटिंग आप इंग्लिश में तो अच्छी तरह समझ ही रहे ना, वर्शिप समझ लीजिए या ग्रेटिंग समझ लीजिए। एक दो नहीं, एक दर्जन जो है आपके सूफी संत महंत और जो भी आचार्य, सबसे हम लोगों ने कांटेक्ट करके इसका मतलब जानने की कोशिश की है और सब लोगों ने कहा वंदना का मतलब ग्रेटिंग नहीं होता, वंदना का मतलब डायरेक्ट जो है पूजा होता है। डायरेक्ट वंदना का मतलब केवल समर्पण है, आराधना करना, पूजा करना नहीं। अब भाई मुझे नहीं पता क्या कौन सा विज्ञान का आचार्य है, आप इस बात को समझ लेंगे। जय की बात है, आराधना की बात है। और मुझे एक बात बताइए कि जब इस्लाम के अंदर आप सब लोगों ने बड़े बड़े बादशाह देखे, जितना हमने पढ़ा है, और वहां बादशाह सलामत के सामने झुक झुक के सलाम कर सकते हैं, तो इस मादरे वतन के समक्ष झुक के सलाम करने में कौन सी दिक्कत आती है? आप सैल्यूट करने को तैयार है पूरे विश्व के अंदर। आप बादशाह पूरी बात रखिए, मैंने बात देखी, प्लीज सुन लीजिए। बड़ी दुख की नवीन जी, चलिए ठीक है, दुख के साथ सुन लीजिए सर, दुख के साथ सुन लीजिए नवीन जी, हम सिर्फ ये कहते हैं, दुख के साथ सुन लीजिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हमारे लिए मैंडेटरी नहीं किया है उसको, राष्ट्रीय गीत को, तो फिर कोई किसी के ऊपर थोपने वाले कौन होते हैं? पहली बात। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल, मेरा एक छोटा सा सवाल है मुफ्ती इजाज साहब, इसी में एक छोटा सा सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या आपको इससे दिक्कत है कि आप पर जबरदस्ती की जा रही है? अगर आपको आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो शायद आप बोल सकते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हो रही है इसलिए नहीं बोल रहे या फिर कुछ और? इजहार किसी से जबरदस्ती कहलवा रही है क्या? मतलब यही है दिक्कत कि जबरदस्ती मत कहलवा। मोहब्बत का इजहार दिल से होता है। देखिए, कभी भी मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। कोई चीज थोपने की कोशिश की जाती है तो देश के लिए वो खतरे की बात होती है। मैं पीछे ले जाता हूँ, बांग्लादेश पाकिस्तान में क्यों टूटा? बांग्लादेश पाकिस्तान से सिर्फ इस वजह से टूटा कि पाकिस्तान ने उस पर उर्दू थोपने की कोशिश की थी बंगालियों पर, जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश टूट गया। किसी के ऊपर कोई चीज थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साउथ इंडिया के लोग, हमारे राष्ट्रीय लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन साउथ इंडिया के लोग हिंदी नहीं जानते हैं। हिंदी थोपना राष्ट्रीयता नहीं है, हिंदी थोपना राष्ट्रीयता नहीं है। यहाँ राष्ट्रभक्ति की बात की जा रही है, राष्ट्रीय सम्मान की प्रति बात की जा रही है, राष्ट्रीय राष्ट्र का सम्मान करने की बात कर रही है। हिंदी राष्ट्र नहीं है, हिंदी राष्ट्र कानून को नहीं मानूंगा। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। आप बताइए, आप अपनी बात रखना चाह रही, बहुत जल्दी से। अरे तिरंगा कब लहराया गया? एक जगह जवाब दे दीजिए। पूरी तरह से टेक ओवर हो गया। सबसे पहले तो कब लहराया गया? ये बता दो, तिरंगा कब लहराया गया? तिरंगा कब लहराया गया? अब ये तू नाज़रीन समझ रहे हैं कौन क्या है, कैसा है। प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, आप मौलाना साहब, मुफ्ती इजाज साहब, नवीन जी, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर, मुझे बाकी क्लोज करना है सर, मुझे क्लोज करना है। फाइनल कमेंट लेने दीजिए।
देखिए, पहली चीज जैसा कि नवीन जी कह रहे थे, राष्ट्रगान गाना कंपलसरी है, वो कहीं भी कंपलसरी नहीं है। हो सकता है देश की 125 करोड़ जनता में से 25 या 40 करोड़ ऐसे संवैधानिक तौर पर तो नहीं याद भी ना हो, ठीक है, लेकिन उसका सम्मान करना जरूरी है। जब राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो खड़ा होना जरूरी है। दूसरी चीज आती है राष्ट्रगीत की, यानी कि वंदे मातरम की जो बात हो रही है, उसमें जो मौलाना साहब कह रहे थे कि वंदे मातरम है इसलिए हम नहीं गाते हैं, जो कि हमारे धर्म के अगेंस्ट है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको राष्ट्रगीत बनाया जा रहा था, तो मैं बताना चाहूंगी कि ओरिजिनल जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जो गीत होता था, ये 8 पैराग्राफ्स का होता था, जिसमें से 4 पैराग्राफ्स डिलीट किए गए थे, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। जिस कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उस धर्म के भी लोग थे उसमें। काश की ये बात पहले आ पाती तो हम थोड़ा इस पर और वसी तौर पर बात कर पाते, नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक है, मैं क्लोजिंग में बात करूंगा। मैं नहीं आनी चाहिए आपसे, हाँ, ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा आता है। ठीक है, सुचि जी, मैं माफी के साथ आपके पास आ नहीं पा रहा हूं, वक्त इतना ही इजाजत दे रहा है हमको इस बातचीत के लिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत का हिस्सा हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत इस बात की है कि हम ओपन माइंड से, बड़े दिल से इस मौजू को समझें। जब तक मजहब की दीवारों को लेकर के इस मौजू को समझा जाएगा और समझने की कोशिश की जाएगी, इलॉजिकल बातें की जाएंगी, तब तक इस मामले का हल नहीं है। हल शायद सबके सामने है, लेकिन बखेड़ा शायद जानबूझकर खड़ा किया जाता है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।